हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत एशिया महाद्वीप। तो आज हम एशिया महाद्वीप के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में समझेंगे। एशिया महाद्वीप की नदियां, एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश, राजधानी, उनसे संबंधित जो फैक्ट होते हैं जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखिए, ये आपका एशिया महाद्वीप का नक्शा है, इसको बाद में देख लेना। अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं फैक्टों से। एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एशिया महाद्वीप जो है क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रफल के 30% क्षेत्रफल में एशिया का विस्तार पाया जाता है। देखिए, जो पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल है उसके 30% पर एशिया महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। इसीलिए एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिण से 8 डिग्री उत्तर तक, जबकि देशांतरीय विस्तार 26 डिग्री पूरब से 169 डिग्री पश्चिम तक विस्तृत है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री साउथ से लेकर के 8 डिग्री नॉर्थ तक, जबकि देशांतरीय विस्तार 26 डिग्री पूर्व से लेकर के 169 डिग्री पश्चिम तक विस्तृत है। अगला फैक्ट आता है, एशिया का उत्तर से दक्षिण विस्तार 64-40 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम तक का विस्तार 96-50 किलोमीटर है। देखिए, यदि बात करें हम एशिया महाद्वीप से दक्षिणतम विस्तार कितना है तो 64-40 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है 96-50 किलोमीटर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एशिया का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार कितना है तो 64-40 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है तो 96-50 किलोमीटर है। अगला है, एशिया मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया जो आता है आपका उत्तरी गोलार्ध में आता है। एशिया यूरोप से यूराल पर्वत तथा कैस्पियन सागर, काला सागर जल संधि के द्वारा अलग होता है। काला सागर डोर डेंस जल संधि के द्वारा अलग होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से किसके द्वारा अलग होता है, तो या तो कैस्पियन सागर ऑप्शन में देगा, या काला सागर ऑप्शन में देगा, या डार्डेनल्स जल संधि आपके ऑप्शन में देगा। तो एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से यूराल पर्वत के द्वारा अलग होता है। अगला फैक्ट है, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है भी, एशिया अफ्रीका से लाल सागर एवं स्वेज नहर से भी अलग होता है। तो एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से लाल सागर से तथा स्वेज नहर से अलग होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में ऐसे ऐसे फैक्ट आ जाते हैं। अगला फैक्ट आता, एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी बिंदु बाबा बुर नूर तुर्की में है, जबकि सबसे पूर्वी बिंदु डेजेनेबा मिस्र में आता है। सबसे उत्तरी बिंदु मिस आर्टी रूस में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु पुलाव इंडोनेशिया में स्थित है। देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी बिंदु बताइए, या एशिया महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु बताइए, या उत्तरी बिंदु या दक्षिणी बिंदु आपको बताने होते हैं। तो देखिए, एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी बिंदु जो आता है वो तुर्की के अंदर है, उसका नाम है बाबा बुर नूर। जबकि जो पूरब में आता है उसको बोलते हैं डेजेनेबा, मिस्र के अंतर्गत आता है। उत्तरी बिंदु आता है मिस आर्टी, रूस के अंतर्गत है। और दक्षिणी बिंदु आता है पुलाव, इंडोनेशिया में। इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। देखिए, अगला फैक्ट आता है, एशिया में सबसे उच्चतम तापमान तिराक तिस्बी इजराइल के अंतर्गत आता है। उसका जो अधिकतम तापमान है वो है 54 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एशिया महाद्वीप के इजराइल में सबसे उच्चतम तापमान वाला स्थान है तिराक तिस्बी। एशिया में सबसे न्यूनतम तापमान वर्खोयांस्क रूस में है, जिसमें होता है -69 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा तापमान होता है 54 डिग्री सेंटीग्रेड, और जबकि सबसे कम तापमान होता है 69 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे कम तापमान पाया जाता है वर्खोयांस, रूस के अंतर्गत आता है ये, और सबसे उच्चतम तापमान पाया जाता है इजराइल के अंतर्गत तिराक तिस्बी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। अगला आता है, देखिए, तुर्की तथा रूस ऐसे देश हैं जो यूरोप तथा एशिया दोनों में आते हैं। एशिया महाद्वीप के तुर्की और रूस दो ऐसे देश हैं जो यूरोप में भी आते हैं और एशिया में भी आते हैं। एशिया को विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं, ऐसे ही एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है।
विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। देखिए कुछ फैक्ट है आपके ये। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे निम्नतम बिंदु मृत सागर। विश्व का सबसे गहरा सागर मारियाना ट्रेंच। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील। ये सभी के सभी फैक्ट आपके एशिया महाद्वीप में ही स्थित हैं। क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप के अंतर्गत आती है? तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आती है। यह पूछेगा विश्व का सबसे गहरी खाई या गहरा बिंदु मारियाना ट्रेंच किस महाद्वीप में है? तो ये भी आपकी एशिया महाद्वीप में ही आती है। कैस्पियन सागर जो विश्व की सबसे बड़ी झील है जो रूस के अंतर्गत आती है, तो ये भी आपकी एशिया महाद्वीप के ही अंतर्गत है। विश्व का सबसे गहरी झील बेकाल झील भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आती है। अगला फैक्ट आता है, देखिए विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो मानसिन राम भारत में है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन राम भारत में है, ये भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील बान झील जो तुर्की के अंतर्गत आती है और ये भी एशिया महाद्वीप का ही भाग है। उसके बाद में विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, ये सभी के सभी एशिया महाद्वीप में आते हैं। अगला फैक्ट है, देखिए यूराल पर्वत व लीना नदी के मध्य उत्तरी निम्न भूमि का विस्तार पाया जाता है। इसी विस्तार को साइबेरिया का मैदान कहते हैं। तो यूराल पर्वत व लीना नदी के मध्य जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को साइबेरिया कहा जाता है और इसीलिए इसको साइबेरिया का मैदान भी कहते हैं। इस मैदान में ओब नदी, येनिसी नदी, लीना नदी बहती हैं। ओब येनिसी नदी आर्कटिक सागर में गिरती है। साइबेरिया क्षेत्र में विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो यूराल और लीना नदी के मध्य है साइबेरिया का मैदान पाया जाता है। इस मैदान में ओब नदी, येनिसी नदी और लीना नदी बहती हैं, जिनमें ओब नदी और येनिसी नदी आर्कटिक सागर में गिरती हैं। साइबेरिया क्षेत्र में ही विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे गहरी झील बताइए, तो उसका नाम आता है बेकाल झील जो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है और साइबेरिया के क्षेत्र में ही आती है। अगला फैक्ट आता है, इंपॉर्टेंट है, देखिए भी साइबेरिया मैदान के दक्षिण में बलित पर्वत एवं पठारों का जाल पाया जाता है, जैसे पामीर का पठार जिसको विश्व की छत बोलते हैं। इस पठार के पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत ईरान में पड़ता है, तियान शान पर्वत थाईलैंड में पड़ता है और क्यून लुन पर्वत चीन के अंतर्गत आता है और माउंट एवरेस्ट आपका ये भारत, नेपाल और म्यांमार के अंतर्गत आता है। तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है और इसके पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, तियान शान पर्वत, क्यून लुन पर्वत और माउंट एवरेस्ट पर्वत स्थित हैं जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। एशिया महाद्वीप के प्रमुख द्वीप कौन कौन से आते हैं? जापान के होक्काइडो द्वीप आता है, होन्शु द्वीप आता है, रिक्यू द्वीप आता है और क्यूशु द्वीप आता है। रूस में आता है क्यूराइल द्वीप और यमन में आता है सकोत्रा द्वीप। तो जापान के द्वीपों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो होक्काइडो द्वीप जापान का आता है, होन्शु द्वीप जापान का है, रिक्यू द्वीप भी जापान का है और क्यूशु द्वीप भी आपका जापान में ही स्थित है। रूस का आता है क्यूराइल द्वीप और यमन का आता है सकोत्रा द्वीप। तो इंपॉर्टेंट है, द्वीपों के बारे में भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। अगला हेडिंग है आपका एशिया की प्रमुख नदियाँ। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों पर आप देखेंगे तो सबसे पहली नदी है आमू दरिया। इसका जो उद्गम होता है ये पामीर के पर्वत से यानी पामीर पठार से होता है। मुहाना इसका कहाँ पर? अरल सागर में मुहाना होता है, जहाँ पर नदी अपना जो है जल गिराती है उसको मुहाना कहते हैं। तो आमू दरिया या आमू नदी का जो उद्गम स्थल है वो पामीर का पठार या पामीर पर्वत है, जबकि मुहाना इसका कहाँ पर आता है? अरल सागर में। और इससे संबंधित देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है और तजाकिस्तान इससे संबंधित देश हैं। एक आती है सीर दरिया, ये कजाकिस्तान में आती है, ये भी नदी है एक तरह की। अगला आता है चाओ फ्रायो नदी। देखिए इंपॉर्टेंट है ये चाओ फ्रायो नदी। इस पर जो अधिकार है वो थाईलैंड का है और इसका बेसिन चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि चाओ फ्रायो नदी का जो बेसिन है, जो उसका एरिया है, उसमें थाईलैंड में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक इसी नदी के किनारे स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है वो चायो फ्राया नदी के किनारे स्थित है और इस नदी का बेसिन किसके लिए फेमस है? तो वो है चावल के लिए फेमस। अगली नदी आती है, देखिए टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी का उद्गम जो होता है वो टारस पर्वत टर्की यानी कि तुर्की से होता है और उसका बेसिन खजूर के उत्पादन के लिए फेमस है, जबकि चाओ फ्राया नदी का जो बेसिन है वो चावल के उत्पादन के लिए फेमस है और टिग्रिस नदी का जो बेसिन है वो खजूर के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे ज़्यादा खजूर की खेती टिग्रिस नदी के
मतलब बेसिन में की जाती है। अगली आती है दजला फरात नदी, ये इराक की नदियाँ हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला है हांगो नदी, या इसको बोलते हैं पीली नदी, इम्पोर्टेंट है। देखिए ये चीन के अंतर्गत आती है, इसका उद्गम होता है कुनलुन पर्वत से, जबकि मुहाना है इसका पोहाई की खाड़ी जो चाइना के अंतर्गत आती है। देखिए हुआंगो नदी को या पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह अक्सर बाढ़ लेकर के आती है, जिससे वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए जो है हुआंगो नदी को या पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। देखिए पीले रंग के लोयस का मैदान निर्मित करती है, यानी कि जो हांगो नदी है वो चीन के अंदर लोयस के मैदान निर्मित करती है, जिनका रंग पीला होता है, इसीलिए इस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि चीन की कौन सी नदी पीली नदी के नाम से जानी जाती है, या चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है हुआंगो नदी या पीली नदी। अगली नदी आती है यांग सीटी यांग नदी। देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, एशिया की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के तट पर संगाई एवं वुहान शहर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। देखिए यांग सीटी यांग नदी जो है वो चीन के अंतर्गत आती है, जबकि हुआंगो नदी भी चीन के अंतर्गत आती है। पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांग सीटी यांग, और इस नदी के तट पर चीन का संगाई शहर और वुहान शहर स्थित है। इस नदी पर थ्री गार्ज डैम स्थित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि थ्री गार्ज डैम किस नदी पर बना हुआ है, तो यह यांग सीटी यांग नदी पर बना हुआ है। अगला फैक्ट आता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इरावती नदी ये म्यांमार के अंतर्गत आती है, और इसके किनारे म्यांमार का यंगून शहर स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये भी। सालबीन नदी म्यांमार, ये भी म्यांमार में है, और ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सालबीन नदी है। अब आती है मेकांग नदी। मेकांग नदी थाईलैंड प्लस कंबोडिया 2 देशों के अंतर्गत आती है। इस नदी के किनारे कंबोडिया की राजधानी नाम पेन स्थित है। इसका बेसिन जैव विविधता के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है, यानी कि इसका जो बेसिन है मेकांग नदी का, वो जैव विविधता यानी कि प्रोडक्शन उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, जबकि पहले स्थान पर आता है अमेजन नदी का बेसिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाम पेहन स्थित है कंबोडिया की राजधानी इस नदी के किनारे। अगली नदी आती है देखिए जॉर्डन नदी, जो इजराइल प्लस जॉर्डन के अंतर्गत आती है। लीना नदी अभी बताई थी मैंने, रूस के अंतर्गत आती है। आमूर नदी चीन और रूस के अंतर्गत आती है। अगली नदी है आपकी सीकियांग नदी, इंपॉर्टेंट है। देखिए सीकियांग नदी भी, इसके डेल्टाई क्षेत्र में रेशम का उत्पादन होता है। इसके किनारे चीन का हांगकांग शहर भी स्थित है, हांगकांग शहर स्थित है। देखो ध्यान रखना है आपको, विश्व में यदि कोई रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो वो है आपका चीन, जबकि रेशम के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। और चीन में जो रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो सीकियांग नदी के क्षेत्र के आसपास होता है। इसके डेल्टाई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन किया जाता है। अगली नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी चीन प्लस भारत प्लस बांग्लादेश 3 देशों के अंतर्गत आती है। इसका उद्गम जो होता है चेमा युंगडू ग्लेशियर से होता है, जबकि मुहाना इसका कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की फुल डिटेल नदियों के चैप्टर में आपको दूंगा मैं, तो फिलहाल आप ये समझना है ब्रह्मपुत्र नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है, जिसका उद्गम चेमा युंगडू ग्लेशियर से होता है, और उसका मुहाना कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे नाम हैं, और इसके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, तिब्बत में क्या कहा जाता है, असम में क्या कहा जाता है, और बांग्लादेश में किस नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से चेमा युंगडू ग्लेशियर से निकलती है तो उसमें उसका नाम है यारलुंग सांगपो, यानी कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो कहा जाता है। जबकि तिब्बत से निकलने के बाद में जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दियांग देवांग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के दियांग देवांग जिले में ये भारत में प्रवेश करती है, इसलिए इसका नाम दियांग देवांग रखा गया है। उसके बाद में भारत के असम में आकर के ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम जो पड़ता है वो असम में आकर के असम की घाटी में पड़ता है, और तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दियांग देवांग कहा जाता है। जबकि भारत से निकलने के बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक गंगा नदी का फैक्ट आता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो वो है पद्मा, जबकि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ये नाम इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये नाम पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला हेडिंग है एशिया की जलवायु एवं वनस्पति, इसके बारे में देखेंगे। देखिए
एशिया महाद्वीप में शीत ऋतु में पवनें उच्च वायु दाब के कारण स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। एशिया में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अधिकांश समय बर्फ जमे रहने के कारण उत्तरी एशिया को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है। तो उत्तरी एशिया को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है। एशिया में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। इस वनस्पति के अंतर्गत टैगा वन और चीड़ फार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो चीड़ के वृक्ष और फार के वृक्ष टैगा वनों में ही पाए जाते हैं। और टैगा वन किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं टुंड्रा वनस्पति के अंतर्गत, जो एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। अगला है देखिए, एशिया के प्रमुख देश एवं उनकी विशेषताएं। यहाँ से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एशिया के प्रमुख देशों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ लेता है ना। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम पाकिस्तान के बारे में। और पाकिस्तान की राजधानी आप जानते होंगे, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। पाकिस्तान दक्षिणी एशिया में स्थित है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे प्रमुख नदी है। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। तो तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त है। देखिए एग्जामों में ऐसे ऐसे फैक्ट आते हैं। तो पाकिस्तान जो है दक्षिण एशिया में स्थित है। और पाकिस्तान की जो सबसे प्रमुख नदी है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। अगला है हिंदुकुश पर्वत, सुलेमान पर्वत, ये सब पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। सबसे ऊंची चोटी तिरिचिमिर, जो पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम तिरिचिमिर है, ये आती है हिंदुकुश पर्वत के अंतर्गत। अगला फैक्ट है, स्वात घाटी को पाक का स्वर्ग कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान का स्वर्ग किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है स्वात घाटी को, जो पाकिस्तान में स्थित है। साल्ट रेंज, सेंधा नमक निकाला जाता है यहाँ से, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। अगला देश आता है देखिए आपका नेपाल। नेपाल की राजधानी आपको पता है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। और देखिए नेपाल चीन और भारत के बीच बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। नेपाल जो है भारत और चीन के बीच स्थित है। और नेपाल से सबसे लंबी सीमा जो बनाता है वो हमारा उत्तर प्रदेश बनाता है। तो ये जो है बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है चीन और नेपाल के नेपाल चीन और भारत के बीच बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। देखिए नेपाल एक पर्वतीय देश है। विश्व की 14 सबसे बड़ी ऊंची चोटियों में, यानी कि विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में 8 नेपाल में स्थित हैं। नेपाल में जो है विश्व की जो 14 सबसे ऊंची चोटियां हैं उनमें से 8 नेपाल के अंतर्गत आती है। और देखिए कौन कौन सी इसके अंतर्गत आती हैं, तो माउंट एवरेस्ट। देखिए इसमें दो नाम आते हैं, एक तो माउंट एवरेस्ट, एक खम्बू। तो खम्बू जो नाम है वो नेपाल में इसको कहा जाता है। एक तरफ जो है पर्वत चोटियों के नाम लिखे हुए हैं मैंने, और दूसरी तरफ जो नेपाल में उनको कहा जाता है वो लिखा हुआ है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के अंतर्गत आती है और नेपाल में इसको खुम्बू कहा जाता है। कंचनजंगा इसको तपेलजुंग कहा जाता है। लोहसे को सोलू कहा जाता है। मकालू को शंखू कहा जाता है। धौलागिरी को गयाडी कहा जाता है। और जबकि चौ को लोलू कहा जाता है। मनसालू को गोरखा कहा जाता है। और अन्नापूर्णा को अन्नापूर्णा के नाम से भी जाना जाता है। तो विश्व की 8 जो ऊंची चोटियां हैं वो नेपाल में स्थित हैं। अगला फैक्ट आता है देखिए, नेपाल की जनजाति, एक तो नेपाली आती है, नीवर, गोरखा, शेरपा, भूटिया, ये सब जनजाति कहाँ की है? नेपाल की है। कभी कभी जनजातियों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेता है कि भूटिया जनजाति किस देश की है या गोरखा जनजाति किस देश की है। तो ध्यान रखना है आपको, ये सब जनजाति नेपाल के अंतर्गत आती है। देखिए नेपाल का विराटनगर एकमात्र औद्योगिक नगर है। यहाँ मिट्टी के बर्तन थीमी प्रसिद्ध हैं। और प्रमुख उद्योग क्या है इसका? पर्यटन उद्योग है। तो नेपाल का जो प्रमुख उद्योग है वो है पर्यटन उद्योग। लेकिन नेपाल का जो विराटनगर है वो नेपाल का एकमात्र औद्योगिक नगर है जहाँ के मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध हैं। भारत सरकार ने नेपाल में त्रिशूली, पंचेश्वर, सप्तकोशी, नवमुरे परियोजना शुरू की है। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि सप्तकोशी परियोजना भारत की मदद से किस देश में बनाई जा रही है, या त्रिशूली परियोजना कहाँ पर है। तो ये सब परियोजना आपकी कहाँ पर है? नेपाल में, जिसको भारत सरकार बना रही है। अगला देश आता है भूटान। देखिए भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान भी एक पर्वतीय देश है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाकर पुनसुन है, जिसको कुला कांगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। संकोस, बांगचू, मानस प्रमुख नदी हैं भूटान की। भूटान देखिए भारत की मदद से चूखा, सकोस, ताला जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है भूटान के अंदर। तो ये भूटान को देखिए लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। भूटान में
चूखा सकोस ताला परियोजनाएं बना रहा है। और देखिए इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है गाकर पुनसुन, जो जिसको कला कांगड़ी भी कहा जाता है। अगला देश आता है, देखिए अगला देश आता है म्यांमार। और देखिए म्यांमार की राजधानी है नायपीते। म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार को सप्त पैगोडा मंदिर का पैगोडा भी कहा जाता है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी हक्का बरोनी, सान पठार, कामिनी पठार। देखिए इसको एक बार और समझिए, म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है और म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा या मंदिर का पैगोडा भी कहा जाता है। देखिए अराकान योमा पर्वत म्यांमार का प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जिसमें म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी हक्का बोरानी स्थित है। देखिए सान पठार और कामिनी पठार किस देश के अंतर्गत आता है, तो ये म्यांमार के अंतर्गत आता है। देखिए म्यांमार की प्रमुख नदी आती है इरावदी नदी, जो म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। सालबीन नदी, सितांग नदी। सालबीन नदी के पूर्व में सुनहरा त्रिभुज इंपॉर्टेंट है। देखिए सालबीन नदी के जो पूर्व में सुनहरा त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल है, जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि म्यांमार में गोल्डन ट्रायंगल से सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन किया जाता है। म्यांमार सागौन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार की मर्तवान की खाड़ी मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार में अधिकांश लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो ये म्यांमार के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगला देश आता है मालदीव। राजधानी आपको पता ही है माले है। मालदीव हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी है, और जिस देश के चारों तरफ पानी होता है उसको द्वीपीय देश बोलते हैं, जिसके तीन तरफ से पानी होता है उसको प्रायद्वीपीय देश बोलते हैं। जो 26 प्रबाल वित्तीयों की दोहरी श्रृंखला से बना हुआ है। यह जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों स्थितियों में एशिया का सबसे छोटा देश है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है, जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ा देश चाइना है। लेकिन अगर निर्वाचित की बात करें तो निर्वाचित में एशिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के मामले में भारत है। लेकिन जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में मालदीव जो है एशिया का सबसे छोटा देश आता है। अगला आता है देश थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। प्राचीन काल में थाईलैंड को सियाम प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। राजनीतिक रूप से थाईलैंड संवैधानिक राजतंत्र है। इसकी अधिकांश जनसंख्या थाई मूल की है। यहाँ का मूल धर्म बौद्ध धर्म है। बैंकॉक को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। जो इसकी राजधानी बैंकॉक है उसको पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। मेनाम नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। यह विश्व में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि भी किसको कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। तो ये 2-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो थाईलैंड से आते हैं। जैसे ये आता है सफ़ेद हाथियों की भूमि किसको कहा जाता है, तो थाईलैंड को। उसके बाद में थाईलैंड विश्व में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करता है। तो ये 2-4 फैक्ट ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं थाईलैंड से संबंधित। अगला देश आता है कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। देखिए इसकी राजधानी मेंकांक नदी तथा टोनले नदी के संगम पर स्थित है। कंबोडिया के प्रथम प्रधानमंत्री मोदरम सिंघानुक थे। अगला देश आता है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया मलाया प्रायद्वीप का भाग है। बोर्नियो द्वीप पर मलेशिया के राज्य सारावाक और सबा स्थित हैं। मलेशिया मलक्का जलसंधि से इंडोनेशिया से अलग होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, मलेशिया जो है इंडोनेशिया से किस जलसंधि के द्वारा अलग होता है, या मलेशिया के और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी जलसंधि है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है मलक्का जलसंधि। मलेशिया की किंतांग केलांग घाटी टीन के लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया थाईलैंड के बाद रबड़ उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। देखिए सबसे पहले स्थान पर आता है थाईलैंड, लेकिन रबड़ के उत्पादन में थाईलैंड पहले स्थान पर और मलेशिया दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ पर रबड़ के बागों को रबर एस्टेट कहते हैं। रबर के बागों को क्या कहा जाता है, रबर एस्टेट कहा जाता है। मलेशिया एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मलेशिया एक मुस्लिम बाहुल्य देश है। अगला देश आता है इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया की राजधानी आपको सभी को पता होनी चाहिए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। बोर्नियो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया की सबसे ऊंची चोटी पुनकाक जगह है। यहाँ की सबसे बड़ी झील सुमात्रा द्वीप पर स्थित टोबा झील है। यह मुस्लिम बाहुल्य देश है। यहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है, भाषा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है देखिए, इंडोनेशिया की सबसे ऊंची चोटी पुनकाक है और इंडोनेशिया की जो झील है सुमात्रा द्वीप पर टोबा झील स्थित है। और इंडोनेशिया जो है एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की भाषा है भाषा।
इंडोनेशिया चीन, भारत, यूएसए के बाद चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इंडोनेशिया में सिनकोना का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला देश आता है जापान। देखिए जापान में कुल द्वीपों की संख्या अगर हम बात करें तो जापान में कुल द्वीपों की संख्या है 3900। जापान का ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जापान के ओसाका को जापान का या पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए जापान का मैनचेस्टर या पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो जापान के ओसाका को कहा जाता है, जो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। याकोहामा जापान का सबसे बड़ा शहर है। नगोया को जापान का डेट्रॉइट कहते हैं। एशिया की सबसे लंबी सुरंग शिकन सुरंग जापान में ही स्थित है। एशिया में सबसे ज़्यादा जल विद्युत जापान में ही होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए ये भी। जापान के प्रमुख द्वीप है जो नॉर्थ से साउथ की ओर हैं, होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, शिकोकू द्वीप और क्यूशो द्वीप। देखिए आपके नॉर्थ से साउथ की ओर द्वीप हैं, ऐसे ही इसका क्रम भी आ जाता है लगाने के लिए। तो सबसे उत्तरी द्वीप है आपका होक्काइडो, उसके बाद में आता है होन्शु और शिकोकू, और क्यूशो द्वीप सबसे साउथ में स्थित है। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, उसका नाम था लिटिल बॉय। जबकि 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी जो क्यूशू द्वीप पर स्थित है उस पर फैटमैन नामक बम गिराया गया था। अगला देश आता है चीन। देखिए चीन की राजधानी आप सभी को पता है बीजिंग है। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, भारत। कह रहे आकार की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है तथा एशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। लेकिन अगर बात करें निर्वाचित जनसंख्या की तो निर्वाचित जनसंख्या में भारत सबसे बड़ा देश है। चीन के पश्चिम में जुगारिया बेसिन है, चीन का प्रवेश द्वार कहलाता है। यानी कि चीन के पश्चिम में जो जुगारिया बेसिन आता है उसको चीन का प्रवेश द्वार कहते हैं। तिब्बत के पठारी क्षेत्र से सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती हैं। चीन का हुन्नान प्रांत गेहूं के उत्पादन के लिए फेमस है। यांग सिटी यांग चावल और चाय के लिए, हुआंग घाटी तंबाकू के लिए है। और चीन का सबसे बड़ा उत्पादन वस्त्र उत्पादन जो है वो है आपका संघाई। अगला आता है देखिए सूती वस्त्र उद्योग चीन का नानकिंग प्रांत में किया जाता है। चीन का पालना बीहो नदी को कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर संघाई है। मुख्य भाषा चीन की क्या है, मंदारिन। संन्यास सेन चीन का राष्ट्रपिता था, यह चीन के पहले राष्ट्रपति थे और इनको चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। 1949 में माओ से तुंग ने चीन को आज़ाद कराया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है देखिए ये भी। अगला देश आता है तुर्की। देखिए तुर्की के बारे में देखेंगे अब। देखिए अब आता है तुर्की। तुर्की की राजधानी अंकारा। देखिए कह रहा है भूमध्य सागर व काला सागर के मध्य स्थित तुर्की एक अंतर महाद्वीपीय देश है। इंपॉर्टेंट है देखिए, भूमध्य सागर व काला सागर के मध्य तुर्की जो है एक अंतर महाद्वीपीय देश है। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारात है। इसी पर्वत से दजला फरात नदियों का उद्गम होता है। कृषि एवं पशुपालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ की अंगोरा जाति बकरियाँ प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर इजमिर घाटी अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला देश आता है इजराइल। इंपॉर्टेंट है देखिए ये भी। इसकी राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की स्थापना सेकेंड विश्व युद्ध के बाद 28 मई 1948 को फिलिस्तीन के विभाजन से हुई। इजराइल की सबसे ऊंची चोटी एजमन पर्वत है। इजराइल के उत्तर में पूर्वी भागों में गैलन हाइटस स्थित है जो सीरिया और इजराइल के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। देखिए इजराइल में प्रमुख तेल क्षेत्र हेलज तेल क्षेत्र है। इजराइल में हीरो की कटाई एवं पॉलिश का काम बहुत प्रसिद्ध है और हीरो का काम भी इजराइल में किया जाता है। अगला देश आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल रब अल खाली जो सऊदी अरब के अंतर्गत आता है। देखिए सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ पर ना तो एक भी नदी और ना ही एक भी नहर है, यानी कि ना तो नदी है वहाँ पर ना ही कोई नहर है सऊदी अरब में। जेद्दा एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। अल खाबर यहाँ का प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है। तेल के भंडार के मामले में यह विश्व का प्रथम देश है। सऊदी अरब में जो तेल के मामले में विश्व प्रसिद्ध है वो है आपका अल खाबर क्षेत्र। अगला है लेबनान। यह एशिया का एक पहाड़ी देश है। यहाँ का 90% हिस्सा पहाड़ों के अंतर्गत आता है। लेबनान के तटीय क्षेत्र को लेवेंट तट के नाम से जाना जाता है। लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको एशिया महाद्वीप की फुल डिटेल दी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगले वीडियो में अगले महाद्वीप के साथ।
धन्यवाद।